हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम प्रवक्ता चयन परीक्षा 2009 इतिहास का क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, ए और आर दिया गया है। ए में है ऋग्वेद में ग्रामीण सभ्यता थी, तो ये सही है, ग्रामीण सभ्यता ही थी। ऋग्वेद में कृषि एवं पशुपालन मुख्य रूप से होता था, तो दोनों ही सही है, व्याख्या भी सही है कि तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऋग्वेद संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, उनके आर्थिक जीवन के मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा तथा क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में लांगर तथा सीर हल के लिए, फाल सीता फाल के लिए तथा जुती हुई भूमि को कूड़ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में भुक्ति क्या थी। तो भुक्ति क्या है, राज्य के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतों को देश, भुक्ति अथवा अवनी राज्य कहा जाता था। भुक्ति का विभाजन अनेक जिलों में हुआ, जिसको विषय कहा जाता था। इसका प्रधान अधिकारी विषयपति कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से शामिल नहीं थे। तो शामिल नहीं थे नागार्जुन, शामिल नहीं थे अमर सिंह, छपड़क, बेताल भट्ट, ये सारे के सारे क्या थे, शामिल थे। व्याख्या देख लेते हैं। एक अनुश्रुति में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। अब यहाँ पर नवरत्न, जैसे अकबर के नवरत्न थे, तो उससे पहले, अकबर से भी पहले क्या है, गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न रहा करते थे। कौन कौन से थे, तो यहाँ पर कालिदास हो गया, धन्वंतरी हो गए, कालिदास हो गए, धन्वंतरी हो गए, छपड़क हो गए, अमर सिंह हो गए, शंकु हो गए, बेताल भट्ट हो गए, घट कर्पण हो गए, वारा मिहिर हो गए और वरुरुचि जैसे विद्वान थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो छपड़क अलग है, यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गए, तो छपड़क अलग है। अमर सिंह एक बार फिर से देखते हैं, कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घट कर्पण, वारामिहिर और विरुरुचि, ये नौ जो है विद्वान थे। किसके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, समुद्रगुप्त। व्याख्या देखते हैं, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है, इंडियन नेपोलियन कहा है। अगला है, पुलकेशन द्वितीय ने दूत मंडल भेजा था। कहाँ भेजा था, तो आंसर हो जाएगा ईरान में। ईरान में पुलकेशन द्वितीय ने दूत मंडल भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरब लेखक ताबरी के विवरण से पता चलता है कि अपने शासन के 36वें वर्ष उसने पारसिया के शासक खुसू द्वितीय के दरबार में पुलकेशन द्वितीय एक दूत मंडल भेजा था। यह दूत मंडल अपने साथ एक हाथी, एक पत्र तथा बहुमूल्य उपहार लेकर गया था। ईरानी शासक ने उसके उत्तर में अपनी एक दूत चालुक्य के दरबार में प्रेषित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा को कोई सगा संबंधी नहीं होता है। तो इब्राहिम लोदी ये कहते हैं कि तुर्की प्रभुत्व सिद्धांत से अनुप्राणित होकर इब्राहिम लोदी ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त कर था जो फिरोज शाह ने लगाया था। तो आंसर हो जाएगा सिंचाई कर, जो है वो फिरोज शाह ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने इस्लामी कानूनों के द्वारा स्वीकृत 4 कर, जो कि खराज यानी लगान, खुम्स मतलब युद्ध में जीती गई लूट का जो है 1/5 भाग, जजिया हिंदू पर धार्मिक कर और जकात जो है आय का 1.5% कर जो है वो अनिवार्य किया था, जो मुसलमानों से लिया जाता था। उन्हीं के हितार्थ व्यय किए जाते, मतलब लिया भी जाता था लेकिन उनके हित के लिए ही क्या किया जाता था, सरकार द्वारा व्यय किया जाता था उस समय। इसके अतिरिक्त उसने उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात क्या है, उलेमाओं ने कहा कि सिंचाई कर भी लगा देना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, आय को क्या है, राज्य को पैसा मिलेगा। तो उलेमाओं की स्वीकृति से सिंचाई कर भी लगाया जाता है। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही यहाँ पर कथन चुनना है। तो यहाँ पर सल्तनत काल में मंत्री सुल्तान के द्वारा नियुक्त एवं पदच्युत किए जाते थे। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ये तो सही है, सल्तनत द्वारा मंत्री उलेमा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, नहीं। सल्तनत के काल में मंत्री खलीफा, नहीं। सल्तनत काल में मंत्री मुख्य काजी के द्वारा। तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि सल्तनत जो सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, वो ही डिसाइड करता था कि कौन मंत्री होगा, कौन हमारा जो है उसके नीचे जो भी व्यवस्था है, वो सारी के सारी यही डिसाइड करते थे। अगला देख लेते हैं व्याख्या। सल्तनत काल में शासन में सुल्तान की सहायता के लिए विभिन्न मंत्री तथा अन्य अधिकारी होते थे। इसको नियुक्त और पदच्युत कौन करता था? सुल्तान करता था। अगला क्वेश्चन है सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या थी? तो मजलिस ए खलवत जो है सुल्तानों की एक परामर्शदात्री संस्था थी। तो मजलिस ए खलवत एक सुल्तान की परामर्श, मतलब एक सुल्तान को परामर्श देने वाली परामर्शदात्री संस्था थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसको फारसी का होमर कहा गया? तो फिरदौसी को फारसी का होमर कहा गया। फारसी का होमर फिरदौसी को। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय ने क्या किया? तो कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के राजा को पराजित किया था। कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के राजा को पराजित किया था। कौन था उड़ीसा का राजा? तो रुद्र शासक रुद्र प्रताप को पराजित किया था। तो कृष्णदेव राय, विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को कबूलियत या पट्टा देने की प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो आंसर हो जाएगी शेरशाह। शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत देने की प्रणाली को आरंभ किया था। पट्टा और कबूलियत कौन? शेरशाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई थी? यहाँ पर नहीं पूछा है। तो विवाह संबंध अपनाई थी, धार्मिक सहिष्णुता अपनाई थी, उच्च पद प्रदान करना ये भी उन्होंने किया था, और जीते हुए प्रदेश वापस करना। अब यहाँ पर नहीं किया था, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जीते हुए प्रदेश क्या है? वापस नहीं करना। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। राजस्थान को अपनी अधीनता में लाना अकबर की विस्तार नीति का परिणाम था। राजपूत शासकों के प्रति अकबर की नीति अन्य शासकों से भिन्न थी। राजस्थान में राज्य विस्तार के संबंध में उनकी नीति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। महत्वपूर्ण दुर्गों पर अधिपत्य, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले तथा विवाह संबंधों के इच्छुक राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में लेना, और उनको मुगल सेना सेवा में लेकर उनके राज्य उन्हीं को वापस कर देना, विरोधी राजाओं से युद्ध करके उन्हें अपनी अधीनता में लाने का प्रयास करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मजहर जारी किस वर्ष किया था? तो मजहर जो है अकबर द्वारा जारी किया गया था, और कब किया गया था? तो आंसर होगा 1579 में। 1579 में मजहर की घोषणा की गई थी, 1579 में। व्याख्या देख लेते हैं। अकबर ने सितंबर 1579 में सद्र उर सुदूर यानी अबू दुन्नवी मख दुम मुल्क और जलाउद्दीन मुल्तानी, सद्र जहां, गाजी खां बदख्शी, शेख मुबारक और अन्य उलेमाओं के हस्ताक्षर से मजहर जारी किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के समय में भूमि राजस्व की दर संभवतः थी कितने प्रतिशत? कितने भाग? तो 2/5 भाग। 2/5 भाग थी। शिवाजी ने मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था को आदर्श मानकर कुछ नए परिवर्तनों के साथ अपने राज्य में कार्यान्वित किया। प्रत्येक प्रांत में भूमि मापन किया गया और आरंभ में विजय का 1/3 भाग भू राजस्व से लिया गया तथा कुछ समय पश्चात उसे बढ़ाकर 2/5 भाग कर दिया गया। अगला देखते हैं सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो सैंधव सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल से है, क्योंकि इसकी जो अभी लिपि है उसको अभी तक भी पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखेंगे। व्याख्या देखते हैं। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, आदि इतिहास तथा इतिहास 3 भागों में
किया गया है। प्रागैतिहासिक से तात्पर्य यहाँ पर है कि जब मनुष्य ने लिपि तथा लेखन का विकास नहीं किया था। आदि इतिहास के अंतर्गत वे धातुकालीन सभ्यताएं आती हैं जिनके विषय में लिखित प्रमाणों से प्रकाश नहीं पड़ता है, जैसे सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता। जिस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों से विदित होता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? तो सारनाथ के धामेक स्तूप जो है वो अशोक ने किया था। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रथम जैन धर्म सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो फोर्थ ऑप्शन वो सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में की गई थी। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जैन धर्म का प्रथम महासभा आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र की सभा में जो सिद्धांत निर्धारित किए गए थे श्वेतांबर संप्रदाय के मूल सिद्धांत बन गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक क्या था? तो त्रिपिटक जो है धर्म ग्रंथ थे। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया था। पहला है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इन्हीं को त्रिपिटक की संज्ञा दी जाती थी। बौद्धों के अनुसार इसका संकलन विभिन्न बौद्ध संहिताओं के माध्यम से किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासन काल में हुई थी? तो मनुस्मृति की रचना जो है शुंग काल में मनुस्मृति की रचना की गई थी। आगे देखते हैं, व्याख्या इतिहास। भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथियों का क्या हुआ, प्रणयन हुआ और स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मानी जाती है। इसकी रचना किस काल में हुई थी? शुंग काल में हुई थी। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2वीं शताब्दी हुई थी। ईसा से पूर्व 2वीं शताब्दी लगभग हुई थी। आगे देखते हैं, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? तो स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण यहाँ पर होता है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया। इस स्थायी बंदोबस्त से अंग्रेजों का समर्थन करने वाले एक कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गोत्र प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा हिंदू तथा मुस्लिम राज्यों पर लागू किया गया था गोत्र निषेध सिद्धांत। अगला है, मेरठ षड्यंत्र घटना में कौन शामिल था? तो मेरठ षड्यंत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। मेरठ षड्यंत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शामिल थे। इसमें 32 कम्युनिस्टों को पकड़कर मेरठ राजद्रोह हत्याकांड पर का मुकदमा चलाया गया था और 27 अभियुक्त को दंड किया गया था। कर्नल स्लीमैन ने पिंडारियों को कुचला था। स्लीमैन ने ठगों का दमन किया था। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठगों का दमन किया था। विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की थी। उसने 1500 में लगभग लोगों को गिरफ्तार कर लिया और ठगों को फांसी दे दी गई थी। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था? दमन में शामिल नहीं था। नील था, ह्यूरोज भी था, हैवलॉक भी था, नॉट नहीं था। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नोट जो है 1857 में शामिल नहीं था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया था? तो बेस नगर का गरुड़ स्तंभ हो जाएगा हेलिडोरस। पहला ऑप्शन ही सही है। शुंग वंश का नवा शासक भागवत तथा भागभद्र था। नवा मतलब शुंग वंश का नवा शासक देखें तो भागभद्र था। इसके शासन काल में 24वें वर्ष तक्षशिला से यवन नरेश एंटियाल क्रीट्स का राजदूत हेलियोडोरस इसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ था। उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया और विदिशा यानी बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुराल का रचयिता कौन है?
तिरुवल्लुवर जो हैं कुराल के रचयिता हैं। कुराल जिसे मुकपाल भी कहा जाता है, इसकी प्रसिद्ध रचना कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तोलकाप्पियम की विषय वस्तु क्या है? तो तोलकाप्पियम की विषय वस्तु व्याकरण और काव्य, व्याकरण और काव्य सही आंसर है। तोलकाप्पियम द्वितीय संगम साहित्य का एकमात्र अवशिष्ट है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। इसकी रचना तोलकाप्पियम ने की थी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। यह गुलाम वंश का प्रथम शासक था। कुतुबुद्दीन को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी, मुगल शासन सैन्य प्रशासन है, मीर बख्शी सैन्य प्रशासन। आगे व्याख्या देखते हैं, मुगल काल को मीर बख्शी यानी सैन्य विभाग का प्रधान था। वह मनसबदारी की सूची रखता था तथा उसे बादशाह के समक्ष रखता था। सैनिकों की भर्ती व उसके शास्त्रों की अवस्था तथा सैनिकों का निरीक्षण भी उसके कार्य के अंतर्गत था। अगला क्वेश्चन है, सर थॉमस रो दूत किसके न्यायालय में आया था? तो जहांगीर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। मुगल शासक जहांगीर के शासन काल में अनेक राजदूत मंडल इंग्लैंड से भारत आए। सर्वप्रथम 1608 में कप्तान विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र और मूल्यवान भेंट लेकर भारत आया था। जब वह बादशाह जहांगीर की सेवा में उपस्थित हुआ तो बादशाह उससे बहुत प्रभावित हुआ। हॉकिंस तुर्की और फारसी में बोल सकता था। वह 3 वर्ष मुगल दरबार में रहा और फिर क्या है 1611 में क्या है वो वापस चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर के सूरदास हो जाएंगे, सूर से सूरदास। 4th ऑप्शन सही है। मुगलों के उदय के समय हिंदी का साहित्य भाषा के रूप में मान सम्मान बढ़ रहा था। इस काल में सूर जो है तुलसी, रहीम, रसखान एवं बीरबल थे। सूरदास को सूरसागर का रचयिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो आंसर हो जाएगा अहमदनगर पर आक्रमण किया था। किसने? अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के एक राज्य पर, जिसका नाम है अहमदनगर। व्याख्या देखते हैं, अकबर ने उत्तर भारत के राज्यों को विजित करने के बाद दक्षिण भारत के राज्यों को विजित करने की योजना बनाई। 1591 में अकबर ने खानदेश यानी अहमदनगर, उसके बाद बीजापुर, गोलकोंडा के शासकों के पास अपने क्या भेजे? दूतमंडल भेजे। केवल खानदेश से ही अकबर की अधीनता स्वीकार, मतलब सिर्फ खानदेश ने ही क्या है अकबर की अधीनता स्वीकार की, बाकी किसी ने भी नहीं की थी। और 3 राज्यों के शासक ने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की। सर्वप्रथम अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1600 ईस्वी में मुगल सैनिकों ने अहमदनगर के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिशेन हो जाएंगे, 3rd ऑप्शन सही है। समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत जो है इलाहाबाद स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसकी रचना संधि विग्रह सचिव हरिशेन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1575 में अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? तो इबादत खाना फतेहपुर सीकरी, 2nd ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किया। इसमें धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श किया जाता था। पहले इसे इबादत खाने में मुस्लिम धर्म पर ही चर्चा होती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या है अकबर ने सभी धर्मों के लिए क्या है खोल दिए गए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी? तो आंसर खजुराहो हो जाएगी। खजुराहो प्रतिहार साम्राज्यों के पतन के बाद बुंदेलखंड के भूभाग पर चंदेल वंश के स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास का आरंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ती था। खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाए शेख बहादुरुद्दीन जकारिया। भारत में सुहरावर्दी
पंथ का प्रचार शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी ने किया था। इनका जन्म मुल्तान में 1181 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के ध्येय से मदीना और बगदाद की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अबुल फजल की रचनाओं के नाम क्या है। अबुल फजल की रचना का नाम हो जाएगा अकबरनामा और आईने अकबरी। ए ऑप्शन ही सही है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर देखते हैं, आईने अकबरी लिखित तुहु फुतुहा अकबरी नहीं, अकबरनामा तबकात अकबरी नहीं, तबकात ये नहीं, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। अब अबुल फजल अकबर के समय का एक प्रसिद्ध विद्वान था। उसने कई ग्रंथों की रचना फारसी में की और कई संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद भी क्या है, फारसी में किया। अकबरनामा व आईन अकबरी की रचना भी अबुल फजल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टंका और जीतल। तो इल्तुतमिश, टंका और जीतल। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध जो है अरबी के सिक्के चलाए थे। सल्तनत काल के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, इसी ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है पद्मावत में। पद्मावत सही आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह किस सिख मिसल के से थे। शुक्राचार्य मिसल के थे। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म जो है 13 नवंबर 1780 में गुजरावाला में हुआ था। उनके दादा चरत सिंह सूकर चाकिया मिसल के नेता थे। रणजीत सिंह के पिता का नाम महासिंह था। रणजीत सिंह के पिता का नाम महासिंह था। इनकी मृत्यु गुजरावाला में 1792 में हुई थी। तत्पश्चात 12 वर्षीय अजीत सिंह शुक्राचार्य मिसल के क्या बन गए, नेता बन गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हिंदूशाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तो आंसर हो जाएगा जयपाल ने कर ली थी। महमूद गजनबी का प्रथम भारतीय आक्रमण पश्चिमोत्तर भारत के हिंदू शाही राजा जयपाल पर 1001 ईस्वी में हुआ था। पेशावर में दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसमें जयपाल क्या हो गया, पराजित हो गया और फिर उसको इतना अपमानजनक संधि करनी पड़ी जिसके कारण उसने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। तो आंसर हमारा डी, संस्कृति के काल मापन का। ठीक है, तो लंबवत अगर हम इस दिशा में खोदते हैं, ठीक है, लंबवत हमें इस दिशा में नहीं खोदना है, हमें ये इस दिशा में अगर हम खुदाई कर रहे हैं तो उससे एक काल का, समय खंड का पता चल जाता है। तो संस्कृति के काल मापन का पता चलता है। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा संपूर्ण संस्कृति का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता है, अपितु इससे विभिन्न संस्कृतियों के काल क्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार के खुदाइयों में किसी स्थान की लंबी खुदाई की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। अब यहाँ पर पूछ रहा है हड़प्पापुरा स्थल, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है और हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में कौन है। ठीक है, तो अब हमें याद रखना है कि कौन हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, शूरतेगोई तथा मुंडीगाग। ठीक है, शूरतेगोई तथा मुंडीगाग हड़प्पा के दो पुरा स्थल हैं जो हिंदू कुश के पार अफगानिस्तान में अवस्थित हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, शूरतेगोई ऑप्शन हो जाएगा। अगर मुंडीगाग होता और कूट दिया होता तो हमें शूरतेगोई और मुंडीगाग पर भी लगाना होता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है। तो हर्ष द्वारा जितने भी रचित, मैंने एक अलग से वीडियो बहुत छोटा सा 2-3 मिनट का बनाया है, अगर आप उसको देखेंगे, इतिहासकार या फिर रचनाकार या कवि है, लेखक हैं, वो एक अलग से ही फोल्डर है प्लेलिस्ट में, तो आपको वहाँ से प्राचीन इतिहास के बहुत सारे जो हैं लेखक हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ हर्ष के बारे में भी दिया गया है। तो हर्ष जो है,
हर्षचरित की रचना नहीं की। हर्षचरित की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने की है। बाणभट्ट ने। रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका किसकी रचना है? हर्ष की। तो हर्ष की रचना है रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शना। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। आगे है, निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं? सभा और समिति। तो आंसर बिदत हो जाएगा। बिदत यहाँ पर सही है। बिदत जो है ऋग्वेदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभा थी, क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार हुआ है। इसमें पुरुषों के साथ कौन महिलाएं भी शामिल हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक कालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? तो वेदों की महिमा का खंडन किसने? कौत्स ने किया है। कौत्स यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखते हैं, भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ है? सारनाथ में दिया था। ऋषिपतनम, ए ऑप्शन हो जाएगा। ऋषिपतनम का नाम सारनाथ है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध गया से ऋषिपतनम पहुँचे, जहाँ उसने अपने प्रथम उपदेश दिया। बौद्ध साहित्य में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनय पिटक का संकलन विनय पिटक का संकलन, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा उपाली के द्वारा। विनय पिटक का संकलन उपाली के द्वारा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, और यहीं पर क्या है, उपाली ने विनय पिटक की तथा आनंद ने सूक्त पिटक की रचना की थी। तो उपाली ने विनय पिटक की और आनंद ने सूक्त पिटक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया है? तो महावीर जी ने। अगला क्वेश्चन है, बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला कौन सा शासक था? शशांक था। आगे है, किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? तो नारद स्मृति में दी गई है कि विधवाओं का पुनर्विवाह कर देना चाहिए। गुप्तकालीन साहित्य में स्त्रियों को प्रतिष्ठित स्थान दिया गया। प्रायः सजातीय विवाह ही होते थे। यदा कदा निम्न वर्ग की कन्या का विवाह उच्च वर्ग में हो जाता था। ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था, ठीक है। अनुलोम विवाह कैसे होते थे? जिसमें निम्न वर्ण की कन्या उच्च वर्ण में हो जाए, अनुलोम। और नारद एवं पराशर की स्मृति में विधवा जो है पुनर्विवाह का समर्थन मिला था। नारद एवं पराशर, तो यहाँ पर नारद है और प्लस हम जोड़ दें तो पराशर स्मृति, इन दोनों में क्या है, पुनर्विवाह का समर्थन दिया गया है। विक्रमशिला महावीर कहाँ स्थित है? विक्रमशिला महाविहार कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा भागलपुर में। भागलपुर कहाँ है? बिहार में। विक्रमशिला महाविहार बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने करवाई थी, जहां 160 विहार तथा व्याख्या के लिए अनेक कक्ष बने हुए थे। धर्मपाल ने उत्तराधिकारी एवं इसे 13वीं शताब्दी तक राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री हेंगसांग ने नालंदा आगमन पर वहां के किस विद्वान आचार्य ने उसका स्वागत किया था? तो आंसर हो जाएगा शीलभद्र। शीलभद्र यहाँ पर सही आंसर है। कारकोट वंश का शासन कहाँ था? तो कश्मीर में था। कारकोट वंश कश्मीर में। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। वह गोनंद वंश के अंतिम राजा बालादित्य का एक पदाधिकारी था। इस वंश ने कारकोट वंश के पूर्व कश्मीर में शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। किसने बांधा था? तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रतिहार ने। 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को एक राजनीतिक एकता में बांधा था प्रतिहारों ने। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो हैं वो प्रतिहार वंश है, जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। 9वीं शताब्दी में प्रतिहारों ने ही उत्तर भारत को राजनीतिक में बांधा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है तो ईश्वर द्वारा केवल की प्राप्ति। तो जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ईश्वर द्वारा केवल की प्राप्ति नहीं हो सकती।
जैन धर्म में काया कलेश या कर्मवाद के सिद्धांत पर विश्वास रखता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा गया है किस भाषा में? तुर्की भाषा में या फारसी भाषा में? तो आंसर हो जाएगा हमारा फारसी भाषा में लिखा गया है। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति अपनाई थी? तो आंसर देवराय द्वितीय यहाँ पर हो जाएगा। देवराय द्वितीय ने अपनाई थी। देवराय द्वितीय बहमनी राज्य द्वारा बार बार पराजित होने के कारण पता लगाने के लिए एक जांच कमेटी की थी। इस कमेटी के सुझाव पर सर्वप्रथम उसने अपनी सेना में मुसलमान सैनिकों की भर्ती की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त है? तो धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता ये ऑप्शन सही है। शेर शाह के मध्यकालीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह धर्मनिष्ठ सुन्नी मुसलमान था, किंतु अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता था। उसने हिंदुओं को अपने सुविधाएं प्रदान की तथा उन्हें अनेक करों से मुक्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहां बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार मिले हैं? तो आंसर चिरांद हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक एक छोटी सी बस्ती के निकट नवपाषाणी अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। 1662 और 63 में B.K. सिन्हा ने इस स्थल का उत्खनन करवाया था। किस राजा के राज्यकाल में मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर के आया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के शासन काल में इटली 2 यात्री आए थे, एक तो निकोले कोंटी और ईरान का अब्दुल रज्जाक और निकोले कोंटी जो है देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य में आए थे। आगे है निकोल मनुची, और जिसने औरंगजेब के शासन काल का विवरण दिया है, कहाँ का निवासी था? तो ये जो है वेनिस का निवासी था। वेनिस निकोले मनुची मूलतः वेनिस का निवासी था, जिसका जन्म 1639 ईस्वी में हुआ था। 1639 में हुआ था। 14 वर्ष की मतलब 14 वर्ष की अवस्था में ही घर छोड़कर विदेशी यात्री डिस्काउंट वेलेमो की सेवा में आ गया। उसके साथ यात्रा करते हुए सिमरना या ग्रोवेल गया, फिर वहां से वह सूरत के लिए निकल पड़ा और जनवरी 1558 में वह सूरत बंदरगाह पहुंचा था। अगला क्वेश्चन, किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त राजाओं का शासन काल प्राचीन भारतीय इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली युग का प्रतिनिधित्व करता था। वस्तुतः इस समय सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई तथा भारतीय संस्कृति के विकास को पूर्णता प्राप्त हुआ। गुप्त युग की सर्वतोमुखी प्रगति को देखते हुए विद्वानों को इस काल को संस्कृति के स्वर्ण युग अथवा क्लासिकल युग की संज्ञा से अभिहित किया है। अगला क्वेश्चन है, फारसी पत्रिका मिरत उल अखबार राजा राम मोहन राय सही हो जाएगा। मिरत उल अखबार जो है फारसी भाषा में निकलता था और ये निकलवाया था राजा राम मोहन राय ने। व्याख्या देखते हैं, राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर पश्चिम बंगाल के एक गांव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1803 में राम मोहन राय ने अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी में नौकरी कर ली। राजा मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इनकी एक पत्रिका 1821 में संवाद कौमुदी है। इसमें ही उन्होंने सती प्रथा का उल्लेख किया है और फारसी में इनकी मिरत उल अखबार नामक पत्रिका प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं, श्रेणी किसे कहते हैं? तो श्रेणी जो है व्यापार संघ को कहते हैं। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, भारतीय संस्कृति के निर्माण में परस्पर सहयोग तथा सामुदायिक सक्रियता का विशेष योगदान रहा है। प्राचीन संस्कृति के विभिन्न पक्षों में हम समुदाय जीवन का विकसित रूप देखने को मिलता है। आर्थिक क्षेत्रों में सामुदायिक जीवन का विकास, व्यापारिक तथा
व्यवसायों की विविध संस्थाओं के माध्यम से हुआ है, जिन्हें प्राचीन साहित्य तथा लेखों में श्रेणी, निगम, पूर्ण आदि की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी लोग भारत को किस नाम से, यंतु के नाम से, थर्ड ऑप्शन सही है। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में चीनी यात्रियों के विशेष विवरण विशेष उपयोगी रहे हैं। ये चीनी बौद्ध मतानुयायी थे तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। वे भारत का उल्लेख यंतु के नाम से करते हैं। अगला क्वेश्चन, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को हस्त कुठार मिला है पल्लवरम में। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 में प्रारंभ हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फूट, यहाँ पे फूट नहीं है, फूट है, फाएगा, ब्रूस फूट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से पूर्व पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना किसने की है? तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल जो है विश्वामित्र ने की है, विश्वामित्र ने की है। और ऋग्वेद में 10 मंडलों में विभक्त है और ऋग्वेद में 1028 क्या मंत्र हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अर्थवेद में मिलता है। वैदिक साहित्य में मुख्यतः 3 नगरों का उल्लेख मिलता है। अर्थवेद में अयोध्या का नाम मिलता है। इसी ग्रंथ में तक्षक नामक व्यक्ति को वैशाले अर्थात वैशाली का निवासी बताया है। यजुर्वेद संहिताओं में काम्पिल अथवा पांचाली की राजधानी काम्पिल रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाडु क्या है? तो नाडु एक प्रकार का क्या है? यहाँ पर एक प्रशासनिक विभाग है। नाडु चोलकालीन एक प्रशासनिक इकाई थी, नाडु जिले के समान थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंका को पूर्ण रूप से जीता गया। तो लंका को पूर्ण रूप से किसने जीता गया? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा। राजराज प्रथम ने सिंघल श्रीलंका पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, किंतु वह श्रीलंका को क्या नहीं कर पाए? पूर्ण रूप से विजित नहीं कर पाए। इस कार्य को पूर्ण उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने किया। उसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के शासक महेंद्र पंचम से बंदी बनाकर चोल राज्य लाया गया और संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, विदेशी आक्रमणकारियों से राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो राजपूतों के प्रमुख पराजय का जो कारण था वो राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव। अगला है, तैमूजिन नाम का मंगोल आक्रमणकारी इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा हमारा चंगेज खां। चंगेज खां के नाम से ही तैमूजिन नाम का आक्रमणकारी इतिहास में फेमस है। अगला क्वेश्चन है, शाह तुर्कान थी। तो शाह तुर्कान कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी शाह तुर्कान। शाह तुर्कान रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। शाह तुर्कान पहले रानीवास एक दासी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा है और सिक्कों पर खलीफातुल्लाह शब्द अंकित करवाया है? तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। उन्होंने कहा कि मैं ही खलीफा हूँ और अल इमाम यानी खिलाफत उल लह आदि की उपाधियां धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोदी युग की स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? तो आंसर मोट की मस्जिद। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। मोट की मस्जिद जो है लोदी काल की स्थापत्य शैली के सर्वोत्तम उदाहरण है। यह एक विशाल मस्जिद है। तो मोट की मस्जिद लोदी मस्जिद है। आगे देखते हैं, भक्ति आंदोलन के बहुत सारे प्रभाव हुए। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रभाव नहीं है? पहला, प्रांतीय भाषाओं का विकास, ये तो था, नहीं बताना है यहाँ पर। जाति प्रथा के बंधनों को ढीला करना, ये भी था। हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव, ये वाला नहीं था, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदू धर्म में सुधार, ये भी था।
तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का उससे विवाह करना स्वीकार कर दिया। मतलब यहाँ पर यह है कि विजयनगर शासक ने बहमनी शासक जो है फिरोज शाह से हार गए और फिर क्या है, अपनी बेटी जो है फिरोज शाह से विवाहित कर दी। तो आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम, पहला हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही है। फिर फरिश्ता के अकॉर्डिंग बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से विजयनगर शासक देवराय प्रथम पराजित होने के बाद अपनी एक पुत्री का विवाह करना स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व के कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को कहते हैं शिष्ट। शिष्ट जो है वो विजयनगर साम्राज्य में भूमि कर को कहते हैं। शिष्ट नामक भूमि कर विजयनगर राज्य की आय का प्रमुख साधन थी। आठवने नामक विभाग के अधीन इनकी भूमि कर के शासन की प्रणाली कार्य क्षम थी। अगला क्वेश्चन है, वह मराठा राजनीतिज्ञ जिसकी मृत्यु के साथ मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चले गए थे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाना फडणवीस यहाँ पर सही आंसर है। नाना फडणवीस जो है पानीपत के तृतीय युद्ध से जीवित लौटने वाला सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। 1800 ईस्वी में उनकी मृत्यु के मराठों के समक्ष क्षमता जो है चतुरता एवं सूझबूझ का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में से कौन सा सही नहीं है। तो औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति। अगला क्वेश्चन है, अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहाँ का नवाब था। तो जब अवध का वाजिद अली शाह यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जब अवध का विलय किया गया। अवध का अंतिम नवाब भी यही थे, वाजिद अली शाह। इसी के शासन में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर क्या कर लिया गया, हड़प लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन से थे। तो आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। महात्मा गांधी की 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ पवनार आश्रम से किया गया था। प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। तो विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। तो दोनों को ही याद रखना, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था। तो जो उग्र दल थे निम्न और उग्र दल और उदारवादी दोनों मिल गए थे और हिंदू और मुस्लिम भी मिल गए थे। तो यहाँ पर सही आंसर हिंदू मुस्लिम लीग और कांग्रेस के करीब आए थे। अगला क्वेश्चन से पहले हम व्याख्या देखते हैं। तिलक और एनी बेसेंट के अथक प्रयासों से 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे कांग्रेस लीग पैक्ट कहा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ था। वे इसे सिंडस कहते थे, सिंडस। सही, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। नवदा टोली एरन और नागदा की मालवा संस्कृति किस संस्कृति का प्रमाण है। तो ये हो जाएगा नवदा टोली एरन और नागदा तो हड़प्पा के पश्चात की हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो युद्ध के लिए ऋग्वेद में जो है गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है। गविष्टि का अर्थ होता है गायों की तलाश। तो युद्ध जो होते थे वो गायों की चोरी हो गई और उसको खोजना, तो गविष्टि कहा गया। अगला, शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है किसका। तो आंसर हो जाएगा यज्ञ का। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ का वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण शुल्क यजुर्वेद का ब्राह्मण है। इसमें मासिक मतलब महीने का कर्मकांड और विशद वर्णन है, ना कि केवल इसमें सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है अपितु सबसे महत्व का है। अगला क्वेश्चन, मच्छी कट्टिकम जो है शूद्रक की है।
सुदृढ़ जो है गुप्त काल के विभूति थे। इसका प्रसिद्ध नाटक मच्छीकटिकम है और सामाजिक नाटकों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मच्छीकटिकम नाटक की शैली सरल और वर्णन विस्तृत है। अगला है, किस संत कवि ने निष्पक्ष मार्ग का अनुमोदन किया था? दादू दयाल ने। दादू दयाल का जन्म जो है अहमदाबाद यानी गुजरात में हुआ था। वो जाति के मोची थे। उन्होंने निष्पक्ष आंदोलन दादू दयाल ने चलाया था। उनके इस आंदोलन का प्रभाव महाराष्ट्र पर सबसे अधिक पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक पंथ जो है लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा बासव यहाँ पर सही है। लिंगायत और वीर शैव धर्म का ही संप्रदाय था। लिंगायत संप्रदाय की संस्थापक बासव कल्याणी के कलचुरी नरेश विज्जल का मंत्री था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये किसने कहा था? तो आंसर आर्यभट्ट ने कहा था। आर्यभट्ट का सही आंसर है। इब्न बतूता की रहला में किसके शासन काल का वर्णन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही वर्णन होगा। इन्हीं के काल में जो है इब्न बतूता आए थे और इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। वह 1333 में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने रहला नामक ग्रंथ लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालीकट में 1498 में वास्को द गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का नाम क्या था? तो अब्दुल मजीद यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। 1498 में जब पुर्तगाली नामक वास्को डी गामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से ही कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कालीकट के हिंदू शासक जमूरिन ने उसका स्वागत किया था तथा उसे मसाले की जड़ी बूटी आदि पुर्तगाली ले जाने की आज्ञा भी प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर सरोवर के बीच हरमंदिर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव रामदास के पुत्र थे। उन्होंने रामदासपुर नामक नगर में अमृतसर संतोषसर नामक 2 तालाब बसाए थे और अमृतसर जो है तालाब के मध्य ही हरि मंदिर बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क ने 78 ईस्वी में जिस संवत की स्थापना की थी उसे क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं शक संवत। कनिष्क ने 78 ईस्वी में जो शक संवत चलाया था। अगला क्वेश्चन, कंबन की रामायण एक क्लासिकल साहित्य किसकी किताब में लिखी? अगला क्वेश्चन है, प्राग ज्योतिषपुर नामक नाम था किसका? तो गुवाहाटी का नाम था प्राग ज्योतिषपुर। अगला है, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनवाई थी? तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में बनाई थी। मुगल बादशाहों में किसका नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद था? तो आंसर हो जाएगा अकबर का। जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। उनके पिता का नाम जो है उमर शेख मिर्ज़ा तथा माता का नाम कुतुकुल निगार खनम था। और यहाँ पर जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, ना कि अकबर। अकबर का तो जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर था, तो जहीरुद्दीन है। मैंने इसको जलाउद्दीन के उससे अकबर किया था। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। उनके पिता का नाम जो है उमर शेख मिर्ज़ा और माता कुतुबुल निगार खमन था। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह के प्रति सुधार के प्रमुख योगदान थे, तो वही विधवा विवाह हो जाएगा। तो विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर सही है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर प्रसिद्ध विद्वान तथा बंगाल के एक अन्य समाज सुधारक थे। विद्यासागर मूलतः शिक्षा शास्त्री एवं अध्यापक थे। विद्यासागर 1885 में 984 लोगों के हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र को ब्रिटिश सरकार को विधवा, मतलब उन्होंने क्या किया था कि 84 लोगों के हस्ताक्षर एक क्या है पत्र पर करवा लिए थे कि ये इतने 90
984 मतलब 984 लोगों के हस्ताक्षर करवा दिए थे और फिर ब्रिटिश के पास गए और फिर उन्होंने क्या कर दिया, एक पुनर्विवाह अधिनियम बनाने के लिए प्रेरित किया था। मतलब उनको बताया था कि देखो 984 लोग 1000 में से कह रहे हैं कि बनाना चाहिए, तो क्या है, उन्होंने अधिनियम बना दिया था अंग्रेजों ने। अतः इसके महान प्रयास से 26 जुलाई 1856 को विधवा जो है अधिनियम लॉर्ड डलहौजी द्वारा पारित कर दिया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित किया गया, तो 56 हो जाएगा, 1856 डलहौजी के समय। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित नहीं था, तो इलाहाबाद नहीं था। इलाहाबाद क्योंकि 1857 के बाद 1857 की क्रांति के बाद भी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो है वो विश्वविद्यालय खोले गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राजस्व दल का गठन किया गया था, तो किसके द्वारा राजस्व दल का गठन किया गया था, तो आंसर चित्तरंजन दास के द्वारा राजस्व दल का गठन किया गया था। सन 1923 में इलाहाबाद के चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया। इसके अध्यक्ष CR दास थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृत की गई थी, तो आंसर हो जाएगा हमारा लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है गांधी जी चुने गए, परंतु उन्होंने अपनी जगह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया था। इसके अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, तो अवध के, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बाबा रामचंद्र जो है महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे और 13 वर्ष की आयु में घर बार छोड़कर निकल पड़े। वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। फिजी चले गए, वहाँ मेहनत मजदूरी, और वहाँ से 1909 में लौटे तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश चले आए। 1920 तक वे साधु का जीवन व्यतीत करते रहे। 1920 के मध्य वे किसान नेता के रूप में उभरे। अवध के किसानों को संगठित कर शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन है, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं, तो कायथा जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कायथा संस्कृति के अवशेष जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 1964 में इसकी खोज वाणकर महोदय ने की थी। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा स्थित है, तो धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन सही है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुके में स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1967 से लेकर 68 में JP जोशी ने की थी। 1990 से 51 के दौरान R.S. विष्ट ने यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन करवाया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता है, अश्वत्थ वृक्ष, तो आंसर हो जाएगा पीपल को। ऋग्वेद काल में अश्वत्थ जो है पीपल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते हैं, तो आंसर हो जाएगा कपालिक को। सेकेंड ऑप्शन, शैव धर्म के एक शाखा है कपालिक, जिसमें उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उसकी उपासना करते हैं। भवभूति को मालती माधव से पता चल भवभूति के जो मालती माधव हैं उससे पता चलता है, मतलब इनका जो ग्रंथ है मालती माधव, उससे पता चलता है कि शैल नामक स्थान पर कपालों का प्रमुख केंद्र था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। भवभूति के ही मालती माधव ग्रंथ से पता चलता है कि एक शैल नामक स्थान है जहाँ पर कपालिकों का प्रमुख केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजित किया था, 8वें वर्ष।
राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। फोर्थ ऑप्शन सही है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था। कलिंग का प्राचीन राज्य जो है वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में था। कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती है। इस युद्ध में अशोक की विजय हुई। इसी युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अगर अगला क्वेश्चन है काकनाद बोध महाविहार कहाँ स्थित है? सांची में। काकनाद बोध सांची। अगला क्वेश्चन है स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गुप्ता कौन था? स्कंदगुप्त के समय में तुशाक पर्णदत्त यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे है रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर नागार्जुन हो जाएगा। नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन पहला भी था कि किसको क्या है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में शामिल नहीं था। तो ये वही नागार्जुन है जो वहाँ पर था। और ये किसके समय है? ये है कनिष्क के समय। भारतीय परंपरा में बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन को रसायन का नियामक माना जाता है जो कनिष्क के समकालीन थे। वे रसायन शास्त्र में सिद्ध थे। सोने, चांदी और लोहे, तांबे आदि के भस्मों द्वारा उन्हें विविध रोगों की चिकित्सा का विधान भी प्रस्तुत किया था। अगले है चतुर्वेदी मंगलम का क्या अभिप्राय है? तो आंसर हो जाएगा कर मुक्त भूमि। चतुर्वेदी मंगलम मतलब कर मुक्त भूमि। गंगई कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजेंद्र चोल ने की थी। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी में सफल अभियान के बाद गंगई कोंड की उपाधि धारण की और गंगे कोंड चोलपुरम में नई राजधानी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो सैंधव सभ्यता का मुख्य स्थल जो है वो हड़प्पा, क्योंकि यहाँ सबसे पहले खोजा गया था, फिर उसके बाद फिर जो है वो देखने को मिलता है। लोथल यहाँ पर जो है ओके फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि समुद्र व्यापार, ठीक है, समुद्र व्यापार हड़प्पा से नहीं था, लोथल से था, क्योंकि समुद्र के किनारे यही जो है स्थल स्थित था। ये कहाँ पर था? तो ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में। और यहाँ से क्या है 214 से गुणा 36 मीटर घेरे में एक गोदवाड़ा यानी डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस राजवंश का नाम बताएं क्या था जिसमें हत्या का सत्य हथियार तथा उसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा हमारा शुंग वंश। 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ठीक है, तो यहाँ पर शुंग वंश हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रतिवेदक का कार्य क्या था? तो प्रतिवेदक का कार्य सम्राट को घटनाओं की सूचना देना था। तो आंसर हो जाएगा सम्राट को घटनाओं की सूचना, प्रतिवेदक। अगला है जिन्ना के बारे में सही कथन है। तो यहाँ पर होम रूल आंदोलन का समर्थन किया था, असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। बेबल योजना अस्वीकार, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता के विलियम जोन्स, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से किस राजा को देवराज नाम से भी जाना जाता? देवराज हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का प्रमुख शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम जो है देवराज, रविगुप्त और देवश्री भी मिलता है। इन्हीं के समय में क्या थे 9 रत्न भी इनके दरबार में शामिल थे। और इनके समय में कौन यात्री आया था? फाहियान आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के समय के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं इक्ता क्या थी? तो इक्ता क्या है? एक जमीन का टुकड़ा था जो कि इल्तुतमिश के समय में इक्ता व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। इक्ता या अक्ता वही भूमि थी जिसकी आय सेना के सरदारों को सेना रखने तथा उसका उचित प्रबंध करने के लिए दी गई थी।
तो आई होप आपको ये वाला पेपर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।